कल हम लेंस निर्माता सूत्र को प्रूफ किए थे। लेंस निर्माता सूत्र के बाद आज हम बात करते हैं नेचर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। तो मतलब अलग अलग मीडियम में अगर किसी लेंस को हम डुबोते हैं तो उसका नेचर किस तरीके से चेंज करेगा। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग तरीके के मीडियम में अगर हम रखते हैं उत्तल लेंस को तो उसकी प्रकृति क्या होगी। उत्तल लेंस जो है हमेशा कन्वर्जिंग ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन जब कभी भी अगर मीडियम चेंज करेगा तो उसका नेचर चेंज हो सकता है। तो मीडियम चेंज करने पर नेचर किस तरीके से चेंज करेगा कन्वेक्स लेंस का या कनकेव लेंस का, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। यानी उत्तल लेंस की प्रकृति अलग अलग माध्यम में या विभिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, तो अलग अलग माध्यम में तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले केस 1 की। तो केस 1 में हम ऐसा मानते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, तो लेंस का ये फर्स्ट सरफेस है, इसको हम लोग प्रथम पृष्ठ कहते हैं। और इस फर्स्ट सरफेस की जो वक्रता त्रिज्या होगी R1, और ये एक सेकेंड सरफेस है। ये क्या है? सेकेंड सरफेस है, और सेकेंड सरफेस की जो वक्रता त्रिज्या है ये R2। फर्स्ट सरफेस की वक्रता त्रिज्या R1, सेकेंड सरफेस की वक्रता त्रिज्या क्या R2, और ये इसका एक प्रधान अक्ष। और इस लेंस का जो अपवर्तनांक है ये μ2, और इसके सराउंडिंग मीडियम का जो अपवर्तनांक है ये μ1। सराउंडिंग मीडियम का जो अपवर्तनांक है ये क्या μ1, और लेंस का अपवर्तनांक क्या μ2। ये फर्स्ट सरफेस है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1, और सेकेंड सरफेस है जिसकी वक्रता त्रिज्या R2। हमने चिन्ह परिपाटी की बात की थी। चिन्ह परिपाटी में बताया गया था कि आपतित किरण के दिशा में अगर कोई दूरी नापते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर कोई दूरी मापते हैं तो ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। आपतित किरण तो देख ही लेंगे कि प्रकाश की किरण किधर से लेंस पे आ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि केस 1 में हम मान लें कि जनरली होता क्या कि लेंस वाले पदार्थ की अपवर्तनांक अधिक होती है और सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक कम होता है। जनरली ऐसा ही होता है कि लेंस वाले पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक और सराउंडिंग मीडियम जो तो आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो वैसे स्थिति में हम केस 1 में वही कंडीशन डालते हैं कि μ2 ग्रेटर देन μ1। μ2 ग्रेटर देन μ1 का मतलब हो गया कि लेंस वाले पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और जिस माध्यम में ये लेंस रखा गया है उस माध्यम का अपवर्तनांक कम। तो चलिए केस 1 में इस तरीके की बात है। तो ये नेचर कैसा होगा तो हमको भी नहीं पता नेचर इसका क्या होगा। इस अपवर्तनांक को, माध्यम के अपवर्तनांक को हमने ऊपर दिखा दिया। अब हम लेंस फार्मूला को याद करते हैं। तो 1/f = μ2/μ1 -1, और ये 1/r1 - 1/r2, ऐसा ही कुछ होता था। ये μ2 क्या था? तो लेंस का अपवर्तनांक। μ1 क्या था? तो जिस सराउंडिंग माध्यम में या जिस माध्यम में ये लेंस था उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष में -1, और ये 1/r1 - 1/r2, ये 1/f। ये जिस माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक लेते हैं उसी माध्यम में ये फोकल लेंस आएगा। जैसे सराउंडिंग मीडियम बदल जाएगा तो फोकल लेंथ भी अलग मीडियम होगा। जैसे मान लीजिए वाटर में डुबो दें इस लेंस को, सराउंडिंग मीडियम वाटर हो जाएगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फोकल लेंथ भी वाटर का आएगा। खैर उसको तो हम आगे भी जिक्र करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये होने वाला क्या है, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा।
चूँकि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव से ही पता चलेगा कि ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग का मतलब कि प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित करेगा या प्रकाश की किरण को अपसरित करेगा। अपसरित करने का मतलब बिखराएगा, जैसे अवतल लेंस में होता था। तो ये μ2/μ1 ऑब्वियस है, μ2 का मान अधिक है और μ1 का मान कम है। जब किसी भी बड़े संख्या में छोटे संख्या से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 1 से अधिक आएगा। जब कभी भी ये μ2/μ1 अब μ2 का मान ज़्यादा है और μ1 का मान कम है, किसी भी बड़े संख्या में छोटे संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे मान लीजिए 5/4, ये भी आएगा 1.25। किसी भी बड़े संख्या में अगर छोटे संख्या से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से ये 1 से अधिक संख्या आएगा। और 1 से अधिक संख्या में कुछ देख लेंगे 1.x, ये कितना आएगा 1.x समथिंग और भी कुछ आएगा -1, और ये 1/r1। अच्छा देखिए, ये प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है ये पॉजिटिव आएगा। कोई कहेगा सर कैसे? तो हम मान लेते कि ये एक आपतित किरण है और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो आपतित किरण, अच्छा हम बताए थे चिन्ह परिपाटी में, लेंस में कोई भी दूरी प्रकाश या केंद्र से मापना स्टार्ट करते हैं। तो आपतित किरण आपने देखा कि ये आपतित किरण, अब देखेंगे ये दूरी, इसकी त्रिज्या तो उधर है। अब उस तरफ मापने के लिए जब आप जाओगे तो आपतित किरण के दिशा में जाओगे तो ये साइन पॉजिटिव आएगा, ये साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो पुनः दूरी यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे तो इस बार सेकेंड सरफेस का कर्वेज रेडियस इधर होगा, मतलब सेंटर इधर होगा। सेकेंड सरफेस का सेंटर इधर है तो इसके दूरी मापने के लिए आपको आपतित किरण के विपरीत दिशा माना पड़ेगा। तो यहाँ जो है माइनस साइन लेंगे। तो R1 क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा पॉजिटिव तो +R, और R2 हो जाएगा निगेटिव तो -R। R2 निगेटिव क्यों? क्योंकि इसका रेडियस जो है मापने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से जब कभी भी आएंगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा मानना पड़ेगा। तो माइनस गुना माइनस पुनः प्लस, ये 1/f। अच्छा ऐसे भी आप लोग याद, ये 1.x समथिंग आएगा। कितना आएगा वो तो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो μ2 बड़ा था, μ1 कम था। तो 1 से बड़े वैल्यू में जब 1 को घटाओगे तो ये स्मॉल पॉजिटिव आएगा। भले स्मॉल वैल्यू आएगा लेकिन आएगा तो पॉजिटिव। अच्छा माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा 2/r। तो पॉजिटिव वैल्यू ये भी है, पॉजिटिव ये भी आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगा मतलब फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो 1/f मतलब पावर है, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब है जब कभी भी आपतित प्रकाश की किरणें आएगी तो ये किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा कर के किसी न किसी फोकस पे मिलेगी। भले ये फोकस थोड़ा सा आगे या पीछे हो लेकिन ये पॉजिटिव फोकस दूरी आएगा। पॉजिटिव फोकस दूरी का मतलब आपतित किरण के दिशा में ही दूरी को मापा जाएगा, यानी प्रकाश की किरणें एकत्रित होगी। तो फोकस दूरी पॉजिटिव। जब कभी भी क्या हुआ कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो गया और सराउंडिंग मीडियम मतलब आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक कम हो गया तो इसका जो फोकस है ये धनात्मक आएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जनरली ऐसा ही होता। अब इसी में हम दूसरे परिस्थिति की बात करें, अगर मान लेते हैं तो चूँकि ये पहला सवाल था तो बड़ा इन डिटेल से चिन्ह परिपाटी और फार्मूला के में किस टर्म का क्या मतलब होता है हमने डिटेल से बात किया। अब अगले कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। उसी उत्तल लेंस में केस 2 करते हैं। इस बार मानते हैं कि μ2 μ1 के बराबर है। कई बार इस तरीके का सवाल पूछता है कि एक उत्तल लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखा गया कि लेंस जिस पदार्थ का बना है उसके अपवर्तनांक के बराबर बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक हो, या बोलेगा लेंस के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में किसी लेंस को डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी बताओ। या हाइपोथेटिकल ढंग से बोलेगा कि किसी एक ऐसे माध्यम में लेंस को ले जाया जाता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बताएं कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो फिर पुनः ये फर्स्ट सरफेस होगा
फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस है इसको हमने r1 कंसीडर किया, और ये सेकंड सरफेस होगा, और सेकंड सरफेस का जो रेडियस है इसको हमने r2 कंसीडर किया, और ये एक प्रधान अक्ष है। तो ये 1/f इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो ये μ2/μ1 -1, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। तो μ2/μ1 इस बार क्या हो गया, दोनों मतलब लेंस का अपवर्तनांक ये बाहर वाले माध्यम यानी सराउंडिंग के माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो गया। ये दोनों का वैल्यू μ2 का वैल्यू μ1 के बराबर हो गया, लेंस का अपवर्तनांक बाहर वाले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो गया। दोनों को डिवाइड हो क्या होगा 1 -1, तो ये 1/r1। तो r1 क्या है, r1 जो है ये पॉजिटिव आएगा, r1 क्या होगा ये पॉजिटिव आ आएगा प्लस r, और r2 क्या होगा, तो r2 जो है ये -r आएगा। तो 1/f इक्वल टू ये 0 इंटू माइनस गुना माइनस तो 2/r, तो ये 1/f इज इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अनंत। तो प्रकाश की किरणें जब आती है तो समानांतर चली जाएगी, प्रकाश की किरणें जब आती है तो यहाँ समानांतर चली जाएगी। फोकस अनंत होने का मतलब है कि ये अनंत दूरी पे जाकर के प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होगी, अर्थात ये सिंपल कांच की तरह बिहेव करेगा। सिंपल कांच में जैसे प्रकाश की किरणें आती है और चली जाती है, तो केवल अपवर्तन होता है लेकिन किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब लेंस का अपवर्तनांक बाहर वाले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेकिन लेंस की क्षमता अगर पूछेगी तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, चूँकि 1/f को ही यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही तो लेंस की क्षमता कहते हैं। अब हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि अगर कंडीशन विल बी रिवर्स्ड हो जाए, जनरली होता क्या, जनरली ऐसा होता है कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक होता है और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। लेकिन इस बार देखेंगे हम क्या करते हैं, लेंस वही है लेकिन इस बार हम कुछ ऐसे मीडियम में इस लेंस को डुबाए कि सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया और लेंस वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम हो गया। तो सुनेंगे, जैसे किसी उत्तल लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में डुबाए हैं कि लेंस के अपवर्तनांक से उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक। देखिए μ1 सराउंडिंग मीडियम से तो आसपास की माध्यम है, तो सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक यहाँ अधिक हो गया और लेंस का अपवर्तनांक क्या हो गया, कम हो गया। तो पुनः फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या होगा r1, सेकेंड सरफेस का रेडियस क्या होगा r2। तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि r1 और r2 डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए r1 को हम सिर्फ साइन कन्वेंशन से +r -r करके कर देते हैं। तो हो सकता है कि दोनों रेडियस का वैल्यू अलग अलग हो या दोनों रेडियस सेम हो सकता है, तो केवल साइन कन्वेंशन में अंतर आएगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और इसका रेडियस जो है वो निगेटिव आ जाएगा। तो चलिए, तो 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 और पुनः 1/r1 -1/r2। तो 1/f इस बार क्या है, μ2 कम है और μ1 अधिक है। जब किसी भी कम संख्या को अधिक संख्या से डिवाइड करो, जैसे 3/4 ये क्या आएगा 0.75, जैसे 2/1 तो ये क्या 2, मतलब जब कभी भी कम संख्या को अधिक संख्या से डिवाइड कर देगा तो ये हमेशा 1 से कम आएगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 से कम। और 1 से कम वैल्यू में 1 को घटाओगे तो निश्चित रूप से भले स्मॉल वैल्यू आएगा लेकिन निगेटिव आएगा। क्या आएगा नहीं, जैसे 0.75 में से आप 1 घटा लो तो ये -0.25 आएगा, यहाँ -0.5 आ जाएगा। तो जब किसी छोटे संख्या को बड़े संख्या से डिवाइड करते तो ये 1 से कम वैल्यू आएगा, 1 से कम वैल्यू में 1 घटा रहे मतलब ये कुछ ना कुछ निगेटिव आएगा। r1 प्रथम पृष्ठ है, तो प्रथम पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है ये धनात्मक आएगा, चूँकि इसका सेंटर उस साइड जाएगा, आपतित किरण की दिशा में अपने प्लस। और ये सेकेंड सरफेस है तो इसकी वक्रता त्रिज्या निगेटिव आएगी, तो -r। तो ये 1/f इक्वल टू ये निगेटिव और ये माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये पॉजिटिव। तो
1 तो निगेटिव गुना पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है कि ये प्रकाश की किरणें जो गई ये अपसरित हो जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि देखने में उत्तल लेंस है लेकिन कंडीशन इतना विपरीत हुआ कि ये अब अवतल लेंस के तरफ व्यवहार करेगा। कंडीशन इतना विपरीत हुआ कि ये अब किसके तरह काम करेगा, अवतल लेंस के तरफ बिहेव करेगा। कब? जबकि लेंस का अपवर्तनांक बाहरी माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो जाए। तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब आपतित किरण जिस दिशा में गया फोकस उसी दिशा में रहेगा। तो मतलब ये अपसरित हो जाएगी। देखने में ये उत्तल लेंस है लेकिन काम कैसा करेगा, अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल उल्टा हो गया। उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से, यानी लेंस के अपवर्तनांक से माध्यम का ही अपवर्तनांक अधिक हो गया, इसलिए ये नेचर विल बी रिवर्स। इसलिए यहाँ नेचर रिवर्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो कुछ नहीं, अवतल लेंस में भी कुछ इसी तरीके का हम काम करेंगे, कैलकुलेशन को इसी तरीके से चिन्ह परिपाटी से रेडियस वेडियस कंसीडर करते चले जाएंगे। अब हम नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस का हो चुका। नेचर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इन नेचर ऑफ कनकेव लेंस इन मीडियम या इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम की बात, अलग अलग माध्यम में कनकेव मतलब अवतल लेंस, अलग अलग माध्यम में अवतल लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस की प्रकृति। अलग अलग माध्यम में अगर अवतल लेंस की प्रकृति की बात करें तो क्या होगा, ये केस 1 हम लेते हैं। और अवतल लेंस होता क्या है, ये जो है ये अवतल लेंस, ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है कुछ इस तरीके से। अवतल लेंस का ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, और ये एक सेकेंड सरफेस, कैसा सरफेस है, सेकेंड सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। इस लेंस का जो अपवर्तनांक है μ2 है और सराउंडिंग मीडियम का जो अपवर्तनांक है ये μ1 है। सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक क्या μ1 है, लेंस का अपवर्तनांक क्या μ2 और सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक क्या μ1। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो अलग अलग कंडीशन, जनरली होता क्या है कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक होता और बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता। तो देखिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस साइड आएगा, मतलब इसका सेंटर इधर है तो रेडियस भी इधर ही आएगा। तो हम ऑप्टिकल सेंटर से आपतित किरण मान लो अगर इधर से गया तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम मापने आएंगे। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापने आएंगे तो रेडियस क्या होगा, रेडियस जो है इसको हम -r लिख सकते हैं। और यहाँ जो रेडियस होगा चूँकि इसका सेंटर उस साइड है तो आपतित किरण के दिशा में हम मापने जाएंगे तो यहाँ का रेडियस हम +r लिख सकते हैं। इस बार हम r1 और r2 के बगल में ही उसका चिन्ह सहित लिख दिए कि चूँकि इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस है आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापा जाएगा तो माइनस, यहाँ आपतित किरण के दिशा में मापा जाएगा तो प्लस। तो अब हम बात करते हैं कि लेंस फार्मूले से होगा क्या। तो लेंस मेकर फार्मूला ये होता है कुछ इस तरीके का 1/r1 - 1/r2। तो इस बार भी देखें कि μ2 जनरली ऐसा ही होता है कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक होता है और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। मतलब अधिक वैल्यू में कम वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी अधिक वैल्यू में कम वैल्यू से जब कभी भी डिवाइड करोगे तो ये 1 से अधिक वैल्यू आएगा। 1 से अधिक वैल्यू में 1 घटाओगे मतलब कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा, भले स्मॉल वैल्यू आएगा लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जाम्पल कोई लोग देखना चाहो तो अधिक वैल्यू में जैसे मान लीजिए 5/4, तो ये 5 अधिक है और 4 कम है, तो अधिक वैल्यू में कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये 1.25, और 1.25 में से 1 को घटाओगे तो ये 0.25, तो कुछ न कुछ पॉजिटिव ही तो आया।
तो जो कुछ भी पॉजिटिव आया तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और रेडियस R1 ये क्या होगा नेगेटिव और R2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये दोनों मिल करके -2/r आएगा। तो ये पॉजिटिव गुना नेगेटिव, तो ये पुनः टोटल वैल्यू जब पॉजिटिव संख्या को अगर नेगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 1/f मतलब लेंस की क्षमता नेगेटिव, मतलब फोकस दूरी भी नेगेटिव। 1/f लेंस की क्षमता नेगेटिव मतलब फोकस दूरी भी नेगेटिव। तो फोकस दूरी नेगेटिव का मतलब ये भी किरण अपसरित हो जाएगी और प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत आपको नज़र आएगा। तो जनरली ऐसा ही होता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं कि ये समानांतर आने वाली प्रकाश को किरणों को अपसरित कर देता, मतलब फैलाने का काम करता है। तो चलिए, इसमें कनकेव लेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया नेचर में, चूँकि जैसा जनरली होता था वैसा ही इसमें होता आया है, इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं है। हम लोग अवतल लेंस के बारे में इसी तरीके के नेचर के बारे में अभी तक पढ़े भी हैं और जानते हैं। अब हम कंडीशन थोड़ा सा बदलते हैं केस 2 में। इसमें हम पुनः बात करते हैं कि सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया। ये आपका अवतल लेंस था, और ये अवतल लेंस होने की वजह से ये एक फर्स्ट सरफेस है और ये एक सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस R1, सेकंड सरफेस का रेडियस R2। तो R1 क्या होगा इसमें? R1 जो है पुनः निगेटिव ही तो होगा, क्योंकि आपतित किरण के आप विपरीत दिशा में इसका सेंटर आएगा। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में आपको नापना पड़ेगा तो माइनस, और इसको आपतित किरण के दिशा में मापना पड़ेगा तो प्लस। अच्छा, हम -r + r ले लिए। मान लीजिए कि रेडियस सेम हो, सिर्फ साइन कन्वेंशन में क्या होना है उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दोनों R के बराबर ही हो, इट मे भी कि डिफरेंट हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट। तो चलिए, ये म्यू2 क्या? लेंस का अपवर्तनांक, और ये म्यू1 क्या? तो सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक। तो 1/f = μ2/μ1 -1, और ये 1/r1 -1/r2। तो 1/f = μ2/μ1। ये लेंस का अपवर्तनांक बाहरी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो। इन दोनों माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ये लेंस का अपवर्तनांक बाहरी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो ये 1 और 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0। 1/r1 तो R1 क्या आएगा? ये -r, और R2 क्या होगा? ये +r। तो 1/f = ये 1 - 1 0, और ये -1/r और ये -1/r, तो -2/r। तो माइनस गुना पॉजिटिव। अच्छा, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे, चाहे वो नेगेटिव संख्या हो पॉजिटिव संख्या हो, 0 से गुना करेंगे तो 1/f 0। 1/f 0 का मतलब लेंस की क्षमता 0, मतलब लेंस की क्षमता 0 होने का मतलब कांच के तरह सिंपल बिहेव करेगा, मतलब फोकस दूरी इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी। फोकस दूरी इन्फिनिटी होने का मतलब लेंस में प्रकाश की किरणें जैसे आई थी वैसे समानांतर चली जाएगी, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस तरीके का सवाल जब कभी भी पूछा जाता है तो आपको पूछेगा कि किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी इतना है और इसको किसी एक ऐसे माध्यम में डाला गया जिसमें लेंस का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर सराउंडिंग मीडियम यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो बताएं फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी यहाँ अनंत हो जाता, मतलब पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणों को पैरेलल ही भेज देता है, जैसे प्रकाश की किरणें आई वैसे चला जाएगा। यानी फोकस अनंत पे होने का मतलब है कि ये अनंत पर जा कर के मिलेगा। अब हम कंडीशन केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में क्या होगा, इस बार कंडीशन कुछ ऐसा है, ये अवतल लेंस है।
अवतल लेंस का जो रेडियस है ये -r होता था और ये सेकेंड सरफेस का जो रेडियस है ये +r होता था। सराउंडिंग इस बार क्या है कि सराउंडिंग मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक कर देते हैं, μ1 ग्रेटर देन μ2। इस बार क्या हो गया कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। तब आप क्या करोगे, तो 1/f इक्वल टू ये μ2/μ1 -1 और ये 1/r1 -1/r2। तो यहाँ 1/f इक्वल क्या μ2/μ1 ना, तो μ2 सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और लेंस का अपवर्तनांक कम है। मतलब कम वैल्यू को अधिक वैल्यू से डिवाइड करोगे, जब कभी भी कम वैल्यू को अधिक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये 1 से कम आएगा और 1 से कम आने का मतलब है, देखो यहाँ भी डिवाइड करके देखो, कम वैल्यू को अधिक वैल्यू से डिवाइड करते 1 से कम ही आएगा। हमेशा जब कभी कम वैल्यू को अधिक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये 1 से कम आएगा। 1 से कम वैल्यू में एक कंप्लीट घटाओगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा। R1 क्या था पहले से नेगेटिव, R2 पॉजिटिव है लेकिन उसके आगे खुद ही माइनस है, तो ये नेगेटिव संख्या और -2/r ये भी नेगेटिव संख्या, तो नेगेटिव गुना नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया यहाँ। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होने का मतलब देखने में ये अवतल लेंस है लेकिन काम करेगा उत्तल लेंस की तरह। देखने में ये क्या है, अवतल लेंस है, काम कैसा करेगा, उत्तल लेंस की तरह। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन ही रिवर्स्ड हो गया। जनरली होता क्या था कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक हुआ करता था और बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बाहरी माध्यम का भी अपवर्तनांक अधिक हो गया और लेंस का अपवर्तनांक कम हो गया। तो याद रखेंगे ऐसी परिस्थिति में सीधा कंडीशन रिवर्स्ड हो जाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम करने लगता और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करने लगता। ये आपने देखा कि लेंस का नेचर किस तरीके से चेंज करेगा। अब है कि कई बार इसमें एक और तरीके का सवाल पूछता है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, कुछ भी दे देगा। बोलेगा अब इसे जल में हम डुबो रहे हैं, तो बताओ जल में डुबोने के बाद इस लेंस का अपवर्तनांक जल में कितना हो जाएगा, इस बात के लिए आप जिक्र करेंगे। मतलब लेंस में अपवर्तनांक बढ़ेगा कि घटेगा। तो कई बार बढ़ेगा घटेगा इतना भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या कई बार इस तरीके से पूछता कितना होगा बताओ। तो हम पुनः आते हैं लेंस मेकर फार्मूला पे। तो ये 1/f इक्वल टू क्या होता था, μ2/μ1 -1 और ये 1/r1 -1/r2 इस तरीके से। तो देखेंगे ये लेंस क्या है, ये मान लेते हैं कि एक लेंस है, ये लेंस का अपवर्तनांक क्या है, तो μ2 और बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो μ1, ये इस तरीके से। अच्छा ये फोकस जो आया, ये फोकस किस माध्यम का, देखें यहाँ लेंस का अपवर्तनांक μ2 था, बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। तो बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है तो फोकस दूरी भी तो μ1 वाले माध्यम में ही आएगा। मतलब ये कि 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/r1 -1, मतलब ये लेंस का अपवर्तनांक है। लेंस का अपवर्तनांक जिस माध्यम के सापेक्ष में निकालते हैं उसी माध्यम में ये फोकस, मतलब ये सराउंडिंग मीडियम अगर यहाँ μ1 है तो फोकस दूरी भी तो μ1 वाले माध्यम के लिए आएगा। तो कहेगा सर इसको उठा के हम वाटर और एयर की बात करें इस तरीके से, तो फॉर एयर की बात करते हैं, यानी हवा के लिए अगर हम बात करते हैं 1 और 2 में हमको समझ में अगर मान लीजिए नहीं आता है तब हम ऐसे लिखेंगे μ2 क्या, μ2 तो लेंस का अपवर्तनांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चूँकि लेंस प्रायः ग्लास का ही बना होता, अगर ग्लास का नहीं बना हुआ है तो हम μl कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो हम यहाँ μg कर देते हैं, μg मतलब जनरली ग्लास का बना होता, तो μ2 के बदले μg। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। तो देखो इस बार सराउंडिंग मीडियम को अगर हमने एयर माना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में लिए, तो फोकल लेंथ भी किस में आएगा, एयर में ही तो आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 आप मान सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान के रख लो। अगर इसी लेंस को हम किसी वाटर में डुबोते हैं तो फॉर वाटर,
लेंस को हमने इस बार क्या डुबो दिया, वाटर में। तो इसके लिए हम अलग से डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये लेंस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये वाटर में डुबो दी है तो आसपास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो इस पार भी और इस पार भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो फॉर वाटर तो 1/f इक्वल टू लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग मीडियम एयर था तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लिए। जैसे यहाँ सराउंडिंग मीडियम 1 था तो μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 के रिस्पेक्ट में। तो सराउंडिंग मीडियम यहाँ क्या, वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1, और ये 1/r1 -1/r2। ये अच्छा, ये फोकल लेंथ आया किस मीडियम में है, चूँकि ये यहाँ बाहर का माध्यम वाटर है तो फोकल लेंथ भी वाटर का आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इसी तरीके से कोई बोलेगा नहीं सर हम किसी वाइल में लेंस को डाल दिए, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसको वाइल में डाल दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइल लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइल, चूँकि इस पूरे लेंस को हमने वाइल में डुबोया है, तो पुनः फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव μ2/μ1, म्यू2 की जगह यहाँ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अच्छा, सराउंडिंग मीडियम है क्या, वाइल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइल -1, और ये 1/r1 -1/r2, तो 1/r1 -1/r2 कुछ इस तरीके से आएगा। तो 1/r1, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाइल है, तो फोकल लेंथ भी किसका आएगा, वाइल का आएगा। फोकल लेंथ भी किसका आएगा, तो वाइल का आएगा। तो चूँकि जिस माध्यम में आपने लेंस को रखा है, तो लेंस का अपवर्तनांक और उस माध्यम के सापेक्ष में -1, और ये 1/r1 -1/r2। तो कई बार जैसे इस तरीके का सवाल आता है कि एयर में फोकल लेंथ इतना है, इसको जल में डुबोने पे या किसी अनदर माध्यम में डुबोने पे कितना आएगा। तो जैसे मान लीजिए इसी में अगर कोई पूछ दे कि किसी भी हाइपोथेटिकल मीडियम में कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फोकल लेंथ, तो हम मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg लिख देते हैं। किसी हाइपोथेटिकल मीडियम में अगर तुम ले जा रहे हो तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μm है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिस्पेक्ट में -1, और ये 1/r1 -1/r2 होगा। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, उस मीडियम में हो जाएगा जिस मीडियम में आप इसको डुबोए हो। सिंपल सी बात। तो चलिए इस सबको अब हम मिटाते हैं। ये मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे कि जिस मीडियम में हम किसी भी लेंस को डुबोते हैं, लेंस का अपवर्तनांक उस मीडियम के सापेक्ष में -1, तो फोकल लेंथ भी संयोग से उसी मीडियम में आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिए तो फोकल लेंथ भी एयर का आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिए तो फोकल लेंथ भी वाटर का आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाइल लिए तो फोकल लेंथ भी वाइल का आएगा। जो सराउंडिंग मीडियम होगा उस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे लेंस का, और उसी मीडियम में भी फोकल लेंथ आएगा। तो जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं उसी मीडियम में ये फोकल लेंथ है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1/fa इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में -1, ये 1/r1 -1/r2, और ये 1/fw इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1, और ये 1/r1 -1/r2। तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो आप। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, ये फोकल लेंथ ऑफ वाटर ऊपर चला गया और फोकल लेंथ ऑफ एयर नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। तो ये देखो फोकल लेंथ ऑफ वाटर कितना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1, और ये चूँकि फोकल लेंथ ऑफ एयर था तो फोकल लेंथ ऑफ एयर इस तरीके से चला जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एयर में फोकल लेंथ अगर इतना था, तो जैसे मान लीजिए किसी भी लेंस का एयर में अगर फोकल लेंथ दे दिया
तो किसी वाटर में डुबोने पे उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से आप इस फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार वैल्यू निकालने नहीं देता, केवल ये बता देगा कि बताओ फोकल लेंथ कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो वैसे परिस्थिति के लिए हम क्या करते हैं, तो वैसे परिस्थिति के लिए हम बात करते हैं, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता कितना 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जनरली कितना होता तो 1.5। हम जनरली इसका वैल्यू निकाल करके रख देते हैं। इन्होंने एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता। अगर मान लीजिए थोड़ा सा घट बढ़ सकता तो 1.6 या घटेगा तो 1.4 इस तरीके से आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये फोकल लेंथ ऑफ वाटर अगर निकालना हो इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता तो ये 1.33 होता समथिंग। और ये फोकल लेंथ इन एयर ये 0.5 ऊपर आ जाएगा और ये 1.5 में से 1.33 और डिवाइडेड बाय ये 1.33 इस तरीके से, और ये फोकल लेंथ इन एयर। तो इसको अगर निकालना तो ये फोकल लेंथ इन वाटर अगर निकालेंगे तो 0.5 इंटू 1.33 तो ये 0.17, 1.50 में से 1.33 घटेगा तो 0.17। तो इस सब वैल्यू को अगर हम गुना भाग करेंगे तो ये फोकल लेंथ ऑफ वाटर ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ एयर आएगा। क्योंकि फोकल लेंथ इन एयर जो है ये वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा 1 से अधिक, मतलब वाटर के फोकल लेंथ के बराबर करने के लिए एयर के फोकल लेंथ में 1 से अधिक संख्या से गुना करना पड़ रहा है। एयर के फोकल लेंथ में 1 से अधिक संख्या से गुना करना पड़ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि एयर का फोकल लेंथ कम रहा होगा, वाटर का फोकल लेंथ ज़्यादा रहा होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर एयर में फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वाटर में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा। मतलब अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, अगर ये कनकेव लेंस है तो ये भी कनकेव, मतलब ये फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो वाटर में भी फोकल लेंथ निगेटिव, मतलब साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आप याद रखेंगे कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो एक बात याद रखेंगे कि किसी भी लेंस को किसी भी लेंस को वाटर में अगर हम डुबोते हैं तो नेचर ऑफ लेंस बदलता नहीं। यानी अगर पॉजिटिव फोकस दूरी था तो वाटर का भी फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, लेकिन हाँ फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब कि लेंस की क्षमता घटेगा, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f होता। तो वाटर में डुबोने पे लेंस का फोकस दूरी बढ़ा, लेकिन लेंस की क्षमता क्या होगा तो घटेगा। तो कई बार याद रखेंगे पूछ देता क्षमता तो लोग पावर समझ के क्षमता पूछ देता, फोकस दूरी के बारे में लिख देता, फोकस दूरी के बारे में पूछ देता, क्षमता के बारे में समझ लेता। तो याद रखेंगे कि वाटर में डुबोने पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन नेचर नहीं चेंज करेगा। नेचर नहीं चेंज करने का मतलब अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही रहेगा, फोकस दूरी अगर निगेटिव है तो फोकस दूरी निगेटिव ही रहेगा। लेकिन इस तरीके का आप बरसात के समय में देखते होंगे, अगर चश्मे पे पानी पड़ जाता होगा तो आपको देखने में समस्या उत्पन्न होता। क्यों? क्योंकि लेंस चश्मे पे पानी पड़ जाने की वजह से मीडियम चेंज कर जाता है और फोकल लेंथ चेंज कर गया, तो आपका चश्मे का जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर गया, यानी लेंस की क्षमता चेंज कर गई, जिसकी वजह से आपके आँख के लेंस के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाया। तो जितना फोकस लेंथ का आपको लेंस चाहिए उससे वो डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको देखने में समस्या उत्पन्न होती है। बरसात के समय में खास करके चश्मे पे पानी पड़ जाता है तो उस समय इस तरीके का हरकत होता। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।